हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा IQ। ये वीडियो आरआरबी एएलपी के 2018 में हुए एग्ज़ाम की सीरीज़ का 6th वीडियो है। इस वीडियो में सेकंड डे की थर्ड शिफ्ट में हुए सभी क्वेश्चंस का डिटेल में सॉल्यूशन अवेलेबल है। और तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि इतनी डिटेल से सॉल्यूशन बहुत कम देखने को मिलेगा। और 2024 में जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन सभी में इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स को आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप परीक्षा IQ पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इस तरह की क्वालिटी वीडियोज़ को अपलोड करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू ऑल। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू अवर वीडियो। देखिए, सवाल में बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC में AB की वैल्यू 8 है एंड एंगल A को इंटरनली बाइसेक्ट किया जा रहा है टू इंटरसेक्ट BC एट D। और BD की वैल्यू अगर 6 है, DC की 7.5 है, तो CA क्या होगा। देखो, ये ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, AB की वैल्यू 8 है, एंगल A को इंटरनली बाइसेक्ट करा है तो वो ऐसे होगा, और BC को D पर मीट कर रहा है। और BD की वैल्यू क्या दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, और DC की वैल्यू दे रखी है 7.5। तो आपको CA की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको ये वैल्यू निकालनी है। अब देखो, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम कहती क्या है। इस सवाल को करने के लिए हम लोग इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे। इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, ये थ्योरम कहती है कि अगर कोई एक ट्राइंगल है और उसका एक एंगल इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो साइड्स कंटेनिंग दैट एंगल है उनका रेशियो जो होगा, मतलब AB अपॉन AC जो होगा, क्योंकि एंगल A को कौन सी साइड्स कंटेन कर रही हैं, ये दो साइड्स, वो किसके बराबर होगा, जिस साइड को वो फिर पे वो बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है, जो उसके अपोजिट साइड है एंगल की, एंगल बाइसेक्टर की, उसके रेशियो के बराबर होगा, मतलब वो BD अपॉन DC के बराबर होगा, ये होता है। तो सेम हम लोग रिजल्ट यहाँ यूज़ करेंगे कि AB अपॉन AC जो होगा वो BD अपॉन DC के बराबर होगा। तो हम कैसे करेंगे, AB की वैल्यू लिख लो, AC की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, BD की वैल्यू कितनी है 6, DC की वैल्यू कितनी है 7.5, ठीक है। तो ये कितना आ गया, AC कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब ये तो था इंटरनल बाइसेक्टर। अगर वो कहता कि यार एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम देखो क्या कहती है। जैसे ये एक ट्राइंगल है मेरा ABC, ठीक है, और ये जो है एक्सटर्नली बाइसेक्ट हो रहा है, तो एक्सटर्नली बाइसेक्ट कैसे होगा, एक तो ये एक्सटेंड होगा, ठीक है, ये एक तो ये एक्सटेंड होगा, और ये एंगल A जो है इस तरह से बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये एंगल, ये AD जो है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम अगर ये बोलें कि ये फिर AB अपॉन AC कितना होता है, AB अपॉन AC कितना होता है, तो ये किसके बराबर होता है, ये BD, ये पूरा BD अपॉन CD इसके बराबर होता है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोनों ही रिजल्ट्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इंटरनल बाइसेक्टर पूछा है, आगे वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर का पूछ सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। अब देखो, इस सवाल में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ द ग्रेनाइट इन द किचन। ये किचन में ग्रेनाइट का कलर क्या है, तो कलर ऑफ द ग्रेनाइट वही है जो वॉल का कलर है, लेकिन हम ये इस स्टेटमेंट से हमें कलर तो नहीं पता चला, हमें वॉल का भी कलर कहाँ पता है। अब वो कह रहा है द कलर ऑफ द ग्रेनाइट इज वेरी ब्राइट। अबे तो ब्राइट है तो कलर तो नहीं पता, तो नाइदर वन नॉर टू इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अब देखिए बोल रहा है कि इसमें जो है अगर हम डिक्शनरी में अरेंज करेंगे तो लास्ट वर्ड कौन सा होगा। तो आप ये देखो, ABCD MABE ये तो वही रहेंगे, ठीक है। EFGHIJKL, तो फिर MABL आ जाएगा, लास्ट में आएगा MABU, यू वाला आएगा, तो सबसे लास्ट वाला तो यही होगा। बस इतना ही देख के मार्क कर देंगे। अब देखो, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, कि हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स में कौन सा मिरर जो है यूज़ किया जाता है, तो कॉनकेव मिरर करा जाता है। देखो, कॉनकेव मिरर जो है इसकी खास बात ये होती है कि ये हर तरह की इमेजेस बनाता है, मतलब ये आपकी सेम साइज़ इमेज भी बनाता है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है,
ये आपकी एनलार्ज इमेज भी बनाता है, ठीक है, और ये आपकी डिमिनिश इमेज भी बनाता है, ठीक है। और एक केस में बस ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, बाकी सब में ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है। वेयर एज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इमेज जो बनेगी हमेशा हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, ठीक है, और डिमिनिश बनेगी, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग यूज करते हैं रियर व्यू मिरर, एज अ रियर व्यू मिरर इन आवर कार्स, ठीक है। नहीं तो मोस्टली जो है कॉनकेव मिरर यूज होता है। तो किन किन चीज़ों के लिए होता है कॉनकेव मिरर यूज? तो एक तो इसी के लिए होता है, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स के लिए, ठीक है, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। और किसके लिए होता है? बाय डॉक्टर्स, डेंटिस्ट्स, ठीक है, और सोलर कुकर, ठीक है। तो इन सब में कॉनकेव मिरर यूज होता है। अब कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि इसमें रेज क्या हो रही हैं, कन्वर्ज होती हैं। और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि इसमें रेज जो होती हैं वो डाइवर्ज होती हैं, ठीक। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि हाउ मैनी किलोमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर। तो यार आसान सवाल है इतना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर में कितने होंगे? ये होंगे, ठीक है, 0.00। अब देखो ये सवाल कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें बोल रहा है कि इफ वास्प स्टिंग्स हार्ड इज कोडेड एज एट द रेट परसेंटाइल परसेंट जेड, और हार्ड टू डील जो है उसको Z65 से डील करा है। आपको वो कह रहा है मुझे हार्ड का कोड बताओ। देखो वास्प स्टिंग हार्ड ये है, और हार्ड टू डील ये है, तो इनमें हार्ड जो है वो कॉमन है, तो हार्ड कॉमन यहाँ से निकाल लिया। अब इनके कोड में देखो कॉमन क्या है, तो कोड में कॉमन यही तो है, जेड। जेड दोनों एक कोड में कॉमन है, तो बस हम जेड जो है वो उसका आंसर मार देंगे, जेड, ठीक है। अब देखो बोल रहा है कि 1560 रुपये जो हैं वो मुझे डिवाइड करने हैं ABC में, और इस तरह करना है कि ए के पास 50% जाए बी का, और बी के पास 20% जाए सी का। तो देखो सी के पास है ना, अगर 100 है तो बी के पास कितना गया? 20, और ए के पास 50% जाना है इसका, तो वो हो जाएगा 10। तो ये कितना हो जाएगा? 120, 130 की वैल्यू मतलब रेशो में इस टोटल के अमाउंट के इक्वल हो गई, ठीक है। अब बी के पास कितना जाएगा? तो बी के पास 20 जाएगा, तो 20 की वैल्यू जो होगी वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से काट दो, 13 टू ज़ा, तो 12 टू ज़ा क्या आ जाएगा? 24, तो 240 क्या आ गया मेरा? 240 रुपीज़ मेरा आ गया आंसर, ठीक है। अब देखो वो बोल रहा है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली नेगेटिव टर्म क्या है? तो नेगेटिव टर्म वही होगी लेसर देन ज़ीरो वाली, ठीक है। nth टर्म जो है लेसर देन ज़ीरो वाली, यही मेरी नेगेटिव टर्म होगी। तो an को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a प्लस n-1 इंटू डी, ये लेसर देन ज़ीरो होनी चाहिए। तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास? 129, एंड nth टर्म मुझे, n टर्म्स मुझे पता नहीं है ना, और डिफरेंस मेरे को पता है कि ये -9 का है, राइट। तो ये लेसर देन ज़ीरो होना चाहिए। तो 129 माइनस 9n प्लस 9 शुड बी लेसर देन ज़ीरो। अभी कितना हो जाएगा? 138 शुड बी लेसर देन 9n। तो इसको यहाँ ले आओ, 15 पॉइंट, मतलब n जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए 15 पॉइंट खुद से। इसका मतलब स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू जो होगी, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? वो होगी 16। 16, तो 16 ऐसी वैल्यू होगी इंटीजर में जो कि पहली नेगेटिव वैल्यू देगी, तो 16 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक। ऑल रिवर्स आर होली, ऑल गॉड्स आर होली, ये सिलॉग्स का क्वेश्चन है। अब इसमें देखो सभी रिवर्स जो हैं वो होली हैं, और सारे गॉड्स जो हैं वो होली हैं, तो गॉड्स यहाँ भी आ सकते हैं, ठीक है, और गॉड्स यहाँ भी आ सकते हैं, ऑल गॉड्स आर होली। तो क्या ऑल रिवर्स आर गॉड्स हैं? ऑल रिवर्स आर गॉड्स, देखिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सम रिवर्स आर गॉड्स भी हो सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है बट ज़रूरी नहीं है। ऑल गॉड आर रिवर, क्या ऑल गॉड आर रिवर होंगे?
तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि सम गॉड भी हो सकते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो दोनों की अगर पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है। तो अगर कंफर्म नहीं है तो नाइदर वन नॉर टू आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले आयनिक कंपाउंड होता क्या है। देखो आयनिक कंपाउंड जो है ये भाई वो एटम्स के बीच का एक कंपाउंड है, वो एलिमेंट्स के बीच का है जो आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। अब आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, तो आयनिक बॉन्ड्स वो हैं, देखो बॉन्डिंग जो होती है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आयनिक, ठीक है, एक होती है कोवेलेंट। आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या करता है, इसमें शेयरिंग का प्रोसेस चलता है। ठीक है भाई, थोड़ा सा मैं तुम्हें दूंगा, थोड़ा सा तुम मुझे दो, हम आपस में मिल बांट के जो है कर लेंगे। ठीक है, शेयर कर लेंगे हम लोग। लेकिन इसमें क्या होता है, ये कंप्लीट हो जाता है ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल NaCl है। ठीक है, देखो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 11 है भाई, एटॉमिक नंबर 11 है, तो 281। तो आउटर मोस्ट शेल में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी को दे दे तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये अगर दे दे और ये ले ले तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इसी तरह से जब सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को दे देता है, ठीक है, तो इस पर चार्ज आ जाता है Na पॉजिटिव। और इसी तरह जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इस पर चार्ज आ जाता है Cl नेगेटिव। ठीक है, तो इनसे ये कंपाउंड बनता है NaCl, NaCl। तो ये कंपाउंड बनता है। और कोवेलेंट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का जो है एक एटम है इसके पास, और इसके पास भी एक एटम है। तो ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। भाई इसने इसके साथ भी शेयर कर लिया और खुद का ही, तो H2 बन जाता है। ठीक है, H2 बन जाता है। तो ये होती है इनमें आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग, मतलब शेयरिंग से जो हो रही है। ठीक है, तो अब आयनिक बॉन्डिंग पर आते हैं। देखो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि आयनिक बॉन्डिंग ये है कि भाई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो अब जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं, एक तो ये पानी में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और ये होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कब, कब, जब मोल्टन स्टेट में हो या पानी में हो। ठीक है, लेकिन बट इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, और इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये इनकी खास बात है सब। और आयनिक कंपाउंड जो हैं दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना है नहीं होता। तो ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सी जो है प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये वाली नहीं है, वही हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। सॉलिड हार्ड तो ये होते हैं, सॉलिड और हार्ड होते हैं वो तो ठीक है, जब हम इनको पानी में डिजोल्व करते हैं तब नहीं होते। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रहता है, बिल्कुल सही है। सॉल्युबल इन वाटर रहते हैं, हाँ, तो ये लोग पानी में सॉल्युबल रहते हैं, लेकिन इनसॉल्युबल इन पेट्रोल, पेट्रोल या फिर कह लो नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट, अगर यहाँ पेट्रोल की जगह होता बेंजीन तो उसमें भी इनसॉल्युबल रहता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड उसमें भी इनसॉल्युबल रहता है। तो पानी में तो ये सॉल्युबल रहते हैं, लेकिन इनसॉल्युबल रहते हैं दूसरे सॉल्वेंट्स में। ठीक, अब देखिए इसमें वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी। देखो लुमिनस बॉडी क्या होती है, लुमिनस बॉडी वो होती हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है, लाइट ऑफ देयर ओन। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस क्या होती हैं, इसका अपोजिट, जिनके पास खुद की लाइट नहीं, जो दूसरों की लाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्लोइंग बल्ब देखो भाई, उसके पास खुद की लाइट है, किसी दूसरे की लाइट तो नहीं यूज़ कर रहा। फायरफ्लाई, जुगनू, जुगनू के पास अपनी लाइट है। कैंडल, कैंडल के पास अपनी लाइट है। मून, ना मून जो है उसके पास खुद की लाइट नहीं होती है। ठीक है, मून जो होता है इट यूजेस द लाइट ऑफ द सन।
ये सन की लाइट को जो है यूज़ करता है और फिर उससे जो है क्या करता है, चमकता है, उससे जो है चमकता है। द रेशो ऑफ हाइट ऑफ नानी एंड लीलू इज़ 4:3। अगर लीलू जो है 1.2 मीटर टॉल है तो नानी की हाइट क्या है? तो यार देखो, अगर 3 जो है कोरस्पॉन्ड कर रहा है 1.2 को, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो गया, 0.4। तो इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को नानी की हाइट के रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, 0.4 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 1.6 मीटर। ये आंसर हो गया। अब देखिए ये सवाल है, इसमें कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ टास्क अलोन इन 8 days while B takes 12 days to do it by herself. Together with C takes them 4 days to complete the work. If C and D together can complete the task in 15 days, then in how many days will D need to complete the task by herself? देखो, ए जो है किसी काम को 8 दिन में करता है और बी जो है उसी काम को 12 दिन में करता है, और सी के साथ इन सबको 4 दिन लगते हैं काम ख़त्म करने में, ठीक है। और सी और डी मिल के काम को जो है 15 दिन में ख़त्म करते हैं। तो अब इनका एलसीएम ले लो भाई, क्या आ गया, मान लो 360 इनका मैंने एलसीएम ले लिया, तो एफिशिएंसी ए की कितनी आ गई, 45 भाई, 80, और ये कितना आ गया 30, और ये कितना आ गया 90, और ये कितना आ गया 24। तो अब आप ये देखो कि सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 75 और मतलब ए प्लस बी की कितनी आ गई 75 और 15 सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, तो डी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी मेरी 9, और ए और बी की हमारी दी हुई है ही, राइट। अब कह रहा है डी को कितना टाइम लगेगा और खुद टास्क कंप्लीट करेगा, 360/9, 40 दिन लगेंगे, 40 डेज। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि कौन सी फिगर जो है वो बनेगी, तो यार यही वाली फिगर बनेगी जो यहाँ बन रही है, इसको यहाँ से जोड़ दो, ठीक है, ये जोड़ा हुआ है तो इसको ऐसे जोड़ दो। ये इस तरह की फिगर कहाँ पर बन रही है, डी में बन रही है भाई, ये नहीं बन रही, ये नहीं बन रही, और इसमें इस तरफ है, उस तरफ होना चाहिए था, तो ये भी नहीं है, तो डी है, तो डी आंसर हो। देखिए वो बोल रहा है कि द डॉक्टर BC रॉय अवार्ड्स इंस्टीट्यूटेड इन 1962 आर गिवन टू एमिनेंट अचीवर्स प्राइमरीली फ्रॉम विच फील्ड। तो ये डॉक्टर्स को दिया जाता है, तो मेडिसिन से रिलेटेड है, और डॉक्टर BC रॉय अवार्ड जो थे 1962 में इस्टेब्लिश हुए थे, और ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहाँ दिए जाते हैं, इन न्यू दिल्ली। और कब दिए जाते हैं, तो 1 जुलाई को हर साल, और 1 जुलाई को क्या होता है, नेशनल डॉक्टर्स डे। तो नेशनल डॉक्टर्स डे वाले दिन ये अवार्ड जो हैं प्रस्तुत किए जाते हैं बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और मतलब इस्टेब्लिश मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया था, बट अवार्ड कौन देते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। तो फर्स्ट अवार्ड किनको मिला था, तो डॉक्टर संदीप मुखर्जी, ठीक है, उस टाइम दिया गया था। और स्पोर्ट्स में जो है कौन सा सबसे बड़ा अवार्ड है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये मैंने पहले भी बताया था। और ये अवार्ड अभी किन किन को मिला है, 2 बैडमिंटन प्लेयर हैं, एक तो चिराग शेट्टी और एक सात्विक रेड्डी को मिला है, ठीक है। तो इन दोनों की डबल्स टीम है, इसको मिला है। और भी अवार्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अर्जुन अवार्ड होता है स्पोर्ट्स में, ये भी काफ़ी फेमस है। जर्नलिज्म में ना कौन सा अवार्ड होता है, तो जर्नलिज्म में होता है रामनाथ गोयनका अवार्ड, आर एन जी अवार्ड फॉर जर्नलिज्म, ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर। अब देखो इसमें बोल रहा है कि सिलेक्ट द मिसिंग फिगर, तो इसमें ये दे रखा है एप्पल, और उससे उसका जूस बन गया, एप्पल जूस बन गया, मतलब ये रॉ मटेरियल दिखा दिया। तो अब तुम्हारी ऊन है, तो इसका रॉ मटेरियल क्या होगा, ठीक है, तो शीप होगा यार, शीप ही होगा, इससे तो ऊन बनेगी नहीं, इससे भी नहीं बनेगी, ये कैटरपिलर स्नेल दिखा दिया, इससे भी नहीं बनेगी, तो इससे बनेगी, शीप से। अब देखिए इस सवाल में बोल रहा है कि दक्षिण गंगोत्री इज़ अ रिसर्च बेस्ड स्टेशन सेटअप बाय इंडियन साइंटिस्ट्स, वेयर इज इट लोकेटेड। तो दक्षिण गंगोत्री में रिसर्च सेंटर जो है दक्षिण गंगोत्री नाम से, ये अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका में एक्चुअली इंडिया के जो है 3 रिसर्च स्टेशन चल रहे हैं। सबसे पहले बना था दक्षिण गंगोत्री DG, ये कब बना था, 1983 में,
1983 में। उसके बाद बना मैत्री, मैत्री नाम का, ये कब बना 1989 में। और लास्ट बना था भारती, भारती स्टेशन, ये बना था 2013 में। ठीक है, कहाँ बना था ये? लार्सेमन हिल्स पर। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा पहले बना था और कौन सा बाद में, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस ऑल्सो। अब एंटार्क्टिका जो है वो साउथ पोल है, ठीक है, वो अर्थ का साउथ पोल है, और वहाँ पर ये सारे इंडिया के रिसर्च स्टेशन है। नॉर्थ पोल क्या है अर्थ का? दैट इज़ द आर्कटिक, वो आर्कटिक है। तो वहाँ पर भी इंडिया का एक रिसर्च स्टेशन है, और उसका नाम क्या है? हिमाद्री, हिमाद्री। और ये हिमाद्री जो है कहाँ पर लोकेटेड है? एट स्पिट्सबर्गन आइलैंड, ठीक है, स्पिट्सबर्गन आइलैंड पर। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये तीन जो है अंटार्कटिका के हैं, और ये हिमाद्री जो है ये आर्कटिक का है। अब देखो वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो पहले हमें लाइम वाटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो लाइम वाटर या फिर स्लेकेड लाइम, इसका फॉर्मूला क्या होता है? या स्लेकेड लाइम, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लीज़ रिमेंबर इट। तो इसके कहे अनुसार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से पास करा दे तो हम कार्बन डाइऑक्साइड होगा इसका आंसर। तो वो में क्या देता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी। तो इट इज़ दिस कैल्शियम कार्बोनेट दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, वाइट प्रेसिपिटेट। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाता है। नाउ आपको और भी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो है केमिस्ट्री की वो पता होनी चाहिए। जैसे एक होता है क्विक लाइम, क्विक लाइम या फिर लाइम कह लो, वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। देन एक होता है स्लेकेड लाइम, ये लाइम वाटर मैंने तुम्हें बता दिया, स्लेकेड लाइम ये होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके बाद एक होता है कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। अब ये कॉस्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर एक आता है वॉशिंग सोडा, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, होता है सोडियम कार्बोनेट। और एक होता है बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो प्लीज़ यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज। ओके, अब देखिए इस सवाल में बोल रहा है कि 1/3 ऑफ पूजाज एज 3 years अगो, तो ठीक है, प्लस हाफ ऑफ अवर एज 2 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। अब ये जो है ये 20 साल है, तो अब वो कितने साल की है? अब वो कितने साल की? तो या तो इसे इस तरह इक्वेशन से कर लो कि भाई मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर 2 से कर लो और इधर 3 से कर लो। कितना हो जाएगा? 3p + 2p 5p, और -6, -6 + 6 ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 × 6, और ये हो जाएगा 4। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24। एक तरीका तो ये हो गया। या फिर इसको ऑप्शंस के थ्रू कर लो कि यार 1/3 ऑफ पूजा अभी कितनी है, तो 3 साल पहले कितनी होती? 20/3। 2 years फ्रॉम नाउ ये होती 25/2, है ना। तो ऐसे सॉल्व करो, या तो कि 26 का कितना 3 साल पहले ले लिया कि 23/3 प्लस 28/2, बट ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा यार, आप इसी मेथड से करो, ये बेस्ट रहेगा। अब देखो बोल रहा है कि 17 × 29 अगर 493 है, ठीक है, तो 170 × 0.029 क्या है? अब देखो एक ज़ीरो भी ऐड किया है भाई, 3 प्लेसेस पर डेसिमल तो है बट एक ज़ीरो भी ऐड किया है। इसका मतलब मेरा नेट क्या बचा? मेरा नेट बचा 2 डेसिमल प्लेसेस पर, ये आंसर मेरा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो है इसका 2 डेसिमल प्लेस क्या होगा? 4.93। तो आंसर मेरा क्या हो गया? 4.93। अब ये सवाल देख लो, इसमें मिसिंग नंबर का ये एक सवाल है, ये सीरीज़ दे रखी है, तो इसमें हम किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई हमें करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 2 आ जाएगा, और
2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँ, है ना। तो मैं 6 को उसके अगले से करूँगा, भाई यहाँ पर 3 से हुआ तो यहाँ पर 4 से होगा, तो कितना आ जाएगा 24। और 24 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से, तो मेरा कितना आ जाएगा 120। और 120 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 6 से, तो मेरा क्या आ जाएगा 720। तो इसलिए मेरा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 24 आ गया। ठीक है, अब देखो वो हमसे सवाल पूछ रहा है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है 27225 का। देखो इतने सारे दे दिए, अब हम हर एक को चेक तो करेंगे नहीं, या इसको लॉन्ग मेथड से भी नहीं करेंगे, तो कुछ चीज़ें आपको इसमें बाय पहले से ही पता होनी चाहिए। जैसे देखो ये 165 है या 145 है या 175 है, तो इन सब का जब हम स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 25 तो मिलेगा ही मिलेगा। अब हमें इस पर फोकस करना है, फर्स्ट डिजिट पर। देखो 14 का स्क्वायर 196 देता है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे 14 इंटू 15 करेंगे ना, है ना। तो 14 स्क्वायर 196 देता है, तो ये भी इतना ज़्यादा नहीं देगा। 16 का स्क्वायर क्या कहता देता है 256, और उसमें 16 और जोड़ लो आप, है ना, क्योंकि आप 16 इंटू 17 करोगे ना, तो 17 को तोड़ लिया हमने 16 प्लस 1 में, तो एक बार तो 16 स्क्वायर होगा और एक बार 16 ऐड हो जाएगा, तो 6 and 6 12, 5 6 7, तो 272 आ रहा है। तो हाँ, तो ये 27225 दे दिया इसने हमको। थोड़ा अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि यार 272 के पास किसका स्क्वायर मेरा बैठ रहा है। देखो जब तुम 17 का स्क्वायर ले रहे हो यहाँ पे, अगर तुम सोचते तो ये अपने आप में ही 289 है, और इसमें तुम कुछ ऐड करोगे तो इससे ज़्यादा ही आएगा, तो ये तो नहीं होना। तो जब 175 नहीं होना, या तो 155 होगा या 165 होगा, 145 तो ज़्यादा ही कम हो जाएगा। तो 155 के लिए क्या करोगे, 15 15 ज़ा 225 हो जाएगा, और प्लस क्या करोगे इसमें 15 और प्लस करोगे, ठीक है, तो 240 आ रहा है। तो 240 भी उत्तर नहीं है, तो 165 जो होगा वो होगा उत्तर, क्योंकि इसमें क्या कर दिया हमने 16 का स्क्वायर और फिर एक बार 16 और, ठीक है। अब देखिए इसमें वो बोल रहा है कि व्हील का डायमीटर इतना है, तो कितने रिवोल्यूशन वो लेगा 792 मीटर कवर करने के लिए। अब देखो अगर उसका डायमीटर जो है 84 है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 42। तो अगर मैं उसका सरकमफ्रेंस निकालूं तो 2 इंटू 22/7 इंटू 42 आएगा, तो 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 264। तो मतलब 264 सेंटीमीटर जो है वो एक रिवोल्यूशन में कवर कर रहा है। ये सेंटीमीटर में बात हो रही है। अब वो कह रहा है 79200 सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तब कितने रिवोल्यूशन लगेंगे, तो 79200 डिवाइड बाई 264, ठीक है, तो 300 लगेंगे। 300 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। रविचंद्रन अश्विन became the fastest player in the world to get 300 wickets in Test cricket in November 2017. तो whose record did अश्विन ब्रेक? तो अश्विन ने डेनिस लिली का रिकॉर्ड तोड़ा। ये ऑस्ट्रेलियन थे और काफ़ी अच्छे बॉलर थे। नाउ टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन क्रिकेट, ये थोड़ा सा एक वास्ट एरिया है, क्योंकि इसमें क्रिकेट में भी 3 फॉर्मेट हैं और हर फॉर्मेट के अलग अलग रिकॉर्ड्स हैं। जैसे टेस्ट क्रिकेट का अलग, ओडीआई का अलग और टी20 का अलग, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि सारों को रिमेंबर रखा जाए। तो अभी हम एट प्रेजेंट सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के ऊपर फोकस करते हैं। तो देखिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जो रन्स हैं वो किन के हैं, वो हैं सचिन तेंदुलकर के। कितने हैं वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सचिन तेंदुलकर के मोस्ट रन्स। देन मोस्ट 50s किन की हैं, तो ये भी सचिन तेंदुलकर की हैं। कितनी हैं इन्हें याद रख लो, 51 50s मारी हुई हैं, टेस्ट सेंचुरीज, ठीक है। देन हाईएस्ट एवरेज किन का है, हाईएस्ट एवरेज, तो ये तो याद हमेशा ही रहेगा, ये है सर डॉन ब्रैडमैन, ठीक है, ही वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और इनका एवरेज कितना है वो ध्यान रखना 99.94, ये इनका एवरेज है 99.94। देन हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर, इंडिविजुअल स्कोर सबसे ज़्यादा किसका है, तो एक ही आदमी ने अभी तक, ठीक है, क्वाड्रपल 100 बनाई है, मतलब 400 रन बनाए हैं, और वो हैं ब्रेन लारा, इन्होंने बनाए थे 400 रन, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट स्कोर है
400 रन का है। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वो है मैथ्यू हेडन का 380 रन का। इनका 400 रन था नॉट आउट, ठीक है। देन फास्टेस्ट सेंचुरी का अगर देखें टेस्ट क्रिकेट में, फास्टेस्ट सेंचुरी तो वो है ब्रेंडन मैकलम। ब्रेंडन मैकलम कितनी बॉल्स में बनाई थी इन्होंने? 54। और फास्टेस्ट 50 इन टेस्ट मैचेस वो है मिसबाह के नाम, और उन्होंने कितनी बॉल्स में बनाई? 21 बॉल्स में, ठीक है। देन फास्टेस्ट डबल हंड्रेड ये किन्होंने बनाई थी? ये बनाई थी नाथन एस्टल ने। एंड मोस्ट सिक्सेस अगर किसी ने लगाए हुए हैं टेस्ट मैचेस में तो वो हैं बेन स्टोक्स। नाउ ये तो था बैटिंग के रिकॉर्ड्स के बारे में। अब थोड़ा आ जाते हैं बॉलिंग के रिकॉर्ड्स के बारे में, ठीक है। देखो बॉलिंग के रिकॉर्ड्स के बारे में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा विकेट्स किन्होंने लिए हुए हैं? तो वो हैं मुथैया मुरलीधरन, और कितने विकेट्स लिए हुए हैं? तो 800। उनके बाद किसका नाम आता है? शेन वॉर्न, अनदर लेजेंड शेन वॉर्न। इन्होंने कितने विकेट लिए हुए हैं? 708। और उसके बाद नाम आता है जो अभी भी खेल रहे हैं फ्रॉम इंग्लैंड, एंडरसन, जेम्स एंडरसन। उन्होंने लिए हुए हैं 700 विकेट। और उसके बाद आते हैं एक इंडियन, अनिल कुंबले। इन्होंने कितने विकेट लिए हुए हैं? 619। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम जो 10 विकेट लिए हुए हैं सबसे ज़्यादा वो किसने लिए हुए हैं? अगेन मुरलीधरन। कितनी बार? 22 बार। सो प्लीज़ रिमेंबर ऑल दिस डेटा। ये टेस्ट क्रिकेट से रिलेटेड है। आगे हम बात करेंगे कभी ओडीआई रिकॉर्ड्स के बारे में एंड T20 रिकॉर्ड्स के बारे में, ठीक है। अब देखो इसमें वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जो ख़त्म हो जाएगा, जो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, जो आगे चलता नहीं रहेगा। जैसे आप ये देखो, ये क्या है? 1/12। तो ये जो है 0.83333, तो ये 3333 चलता रहेगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। ये 1/6 हो गया। क्या हो गया ये? 1/6। तो 1/6 की वैल्यू क्या है? 0.16666, तो ये ऐसे चलता रहेगा, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब ये क्या है? 1/3। ये 0.3333, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब ये देखो ये क्या है? ये 1/4 मतलब 0.25। तो ये चलता नहीं रहेगा, ये 0.25 पे एंड हो गया है। तो यही मेरा क्या है? यही मेरा टर्मिनेट हो गया, और यही मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, सो दिस इज माय टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या 1/2 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है? यस। क्या 1/3 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है? नो, ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस। अब देखो इस सवाल में वो बोल रहा है कि 66 रुपये का टॉय खरीद के रघु ने उसके 15% प्रॉफिट में बेचा। तो यार इसका 15% प्रॉफिट क्या होगा भाई? 10% प्रॉफिट कितना होगा? 6.6 इस पे, और 5% और जोड़ दो 3.3, तो सारा जोड़ दो, तो ये आ गया कितना? 75.9। तो कितने का बेचा होगा? 75.9 का बेचा होगा। तो वेरी सिंपल। अब देखो एक स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, उसमें स्टेटमेंट दे दी है कि वेट जो है वो भी एक फोर्स ही है, वेट। अब इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। कंक्लूजन में देखो क्या बोल रहा है कि यूनिट ऑफ वेट भी न्यूटन है। तो देखो वेट की यूनिट न्यूटन है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो हाँ, अगर आप ये कह रहे हो कि वेट की यूनिट न्यूटन है, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि वेट जो है वो भी क्या है? वो एक फोर्स ही है, क्योंकि फोर्स की यूनिट भी न्यूटन रहती है। सेकंड स्टेट कंक्लूजन बोल रहा है कि यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम। तो देखो वेट की यूनिट अगर किलोग्राम होती है तो उससे ये साबित कुछ नहीं होता कि फोर्स जो है वेट जो है वो फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स की यूनिट तो न्यूटन है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, लेकिन हाँ फर्स्ट स्टेटमेंट कर रही है। तो मेरी पहला कंक्लूजन जो होगा वो फॉलो होगा। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो ऐसा यूनिट इसकी होती है कूलाम। और इसको डिनोट किससे करा जाता है? क्यू से। चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। अब एम्पियर किसकी ऐसा यूनिट है? ये है इलेक्ट्रिक करंट। और वोल्ट किसकी ऐसा यूनिट है? वोल्टेज। ओम किसकी ऐसा यूनिट है? द रेजिस्टेंस। तो प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ दैट। करंट इज डिनोटेड बाय आई, वोल्टेज इज डिनोटेड बाय वी, एंड रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर। अब देखो इसमें हमें ऑड वन आउट निकालना है, तो इसमें एक्चुअली हर अल्फ़ाबेट की हमें पोजीशन दे रखी है। जैसे 10 जो है वो जे की पोजीशन हो गई,
W23 जो है वो W की पोजीशन होगी, 13 जो है वो M की पोजीशन होगी, लेकिन E की पोजीशन ये नहीं है, 20 नहीं, E की पोजीशन क्या है 5। तो यहाँ 5 होता तो सही होता, तो ऑड वन आउट क्या हो गया मेरा 3 हो। देखो इस सवाल में वो बोल रहा है कि बॉल ऑफ 0.1 किलो इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट व्हेन इट फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो देखो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है। और अब उसने फोर्स तो देने लगती, तो हमें फोर्स को भी तोड़ना पड़ेगा। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मेरा पूरा फॉर्मूला ये बन गया, जहाँ पे m क्या है, m है मास, तो कितना है 0.1। एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो इसको हम एक्चुअली g लिखते हैं। तो g कितना है 9.8, और डिस्टेंस कितना चला 2 मीटर चला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19.6 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा 1.96। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 1.96 जूल्स। अब देखो ये जो है इसका वर्क डन जो हो रहा है वो उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। मतलब आपने जो बॉल करी है वो ड्रॉप करी है, ड्रॉप करी है, इसीलिए मेरा ये क्या है पॉजिटिव है। एक ऑप्शन नहीं तो यहाँ पे ये भी है -1.96 जूल। अब देखो ये बहुत से लोग ये भी सोच सकते हैं कि यार ये भी हो सकता है, तो ये कब होगा, ये तब होगा जब आपका जो वर्क डन होगा वो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा। मतलब आप जब बॉल को उछाल रहे हो, मान लो आपने बॉल उछाली, ठीक है, और उसने 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आपकी जो ग्रेविटी लग रही है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो इसलिए ये माइनस का आएगा, ठीक है। और इसमें जो हमारी ग्रेविटी लग रही है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लग रही है, क्योंकि हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं, या ड्रॉपिंग इट, तो इसीलिए क्या आएगा प्लस आएगा। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। अब देखिए इस सवाल में वो क्या कह रहा है कि ए बी सी डी जो है वो एक ट्रेपीजियम है, और ए सी और बी डी जो है वो डायगनल्स हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। तो हमने सबसे पहले एक ट्रेपीजियम ले लिया, ठीक है। ट्रेपीजियम क्या हो गया ए बी सी डी, और इसके डायगनल्स कौन से हो गए, ए सी और बी डी इसके डायगनल्स हो गए। इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं दोनों, ओ पे कर रहे हैं। तो जब भी इस तरह की फिगर बनती है हमें एक चीज़ मालूम है कि दो ट्राइंगल्स जो होते हैं, दैट इज़ ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, इसको अगर मुझे सिमिलर प्रूव करना है तो ट्राइंगल ए ओ बी जो होगा वो सिमिलर किसके होगा, ट्राइंगल सी ओ डी के, ठीक है। तो हम इसको रेशो में कैसे लिखेंगे कि ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू बी ए अपॉन सी डी। अब इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, ए सी अपॉन बी डी और कुछ नहीं है, सिंपली इन दोनों का एडिशन है, ठीक है। इनका एडिशन ए सी और इनका एडिशन बी डी है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें सिंपली कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगेगा। क्या लगेगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो आप इसे उठाओ और इसमें लगा दो कॉम सी एंड डी। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, न्यूमरेटर का सम डिनोमिनेटर के साथ, ए ओ अपॉन ओ सी डिवाइड बाय ओ बी प्लस ओ डी इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस ए ओ माइनस ओ सी अपॉन इन दोनों का डिफरेंस ओ बी माइनस ओ डी, ठीक है। अब ये कितना हो गया, ये हो गया ए सी और ये हो गया बी डी। तो ए सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ओ माइनस ओ सी अपॉन ओ बी माइनस ओ डी। तो ये क्या हो गया, ये सवाल का उत्तर हो गया, ये सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो इस सवाल में हमको पता है इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि जब भी एक हमें टेंजेंट और सीकेंट दी हुई होती है तो हम क्या कहते हैं कि इतनी लेंथ बी डी मल्टीप्लाई बाय ये लेंथ पूरी डी ए इज इक्वल टू जो टेंजेंट दी हुई है उसका स्क्वायर। मतलब कि बी डी इंटू डी ए इज इक्वल टू डी ई और इसका स्क्वायर। तो ए बी कितना है, ए बी है 5, डी ई कितना है, ये है 6। अब बी डी को x मान लो, ठीक है। तो x इंटू डी ए कितना हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर। अब डी ई कितना है 6, तो 6 6 36, तो ये आ रहा है। तो वो कह रहा है बी डी की लेंथ निकालो। तो अब इसमें आप ऑप्शन रख के देख लो कि कौन सा जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो 4 रखोगे x की वैल्यू को, तो 4 इंटू
9, क्या ये 36 आ रहा है? हाँ 36 आ रहा है, तो 4 मेरा आंसर हो गया, खत्म। अब देखो इस सवाल में वो क्या कह रहा है कि बेस्ड ऑन द गिवन डेटा टोटल परसेंटेज ऑफ लिटरेट इन ऑल द 4 सिटीज टुगेदर। तो लिटरेट कितने होंगे, टोटल परसेंटेज आपको निकालनी है, राइट। तो लिटरेट यहाँ पर वो बोल रहा है कि 25% नहीं, कि मुझे ये नहीं दिया हुआ, बाकी सब तो दिए हुए हैं लिटरेट इतने, है ना। तो 25% अगर इसका मैं लूँ तो 1/4 हो जाएगा, तो ये 30 आएगा, यहाँ पर 30 कर लो। और यहाँ जो है परसेंटेज ऑफ लिटरेट 66.66 कर रखा है, मतलब 2/3 ऑफ टोटल इज इक्वल टू 200, क्योंकि मुझे टोटल भी चाहिए आबादी। तो ये कितना आ जाएगा 300, तो पॉपुलेशन 300, तो टोटल अगर मैं पॉपुलेशन देखूं तो कितनी आ रही है, 3 4 5 6 7 770, ठीक है। और अगर मैं यहाँ देखूं कि टोटल नंबर ऑफ लिटरेट कितने आ रहे हैं मेरे भाई, 350 और 80 430, तो अब ये 43/77 जो है यही मेरा आंसर देगा। अब इसमें थोड़ा क्विकली अगर इसको देखोगे तो यार 55 तो हर एक में आ रहा है, तो मतलब 55% तो होना ही होना है। तो 55% निकाल लो इसका, 2 3 जा 6, ठीक है, देन 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, और ये आ गया 50%। 5% कितना हो जाएगा, इतना। तो हम कहाँ तक पहुँच गए, 42.35 में पहुँच गए। अब मुझे 43 तक पहुँचना है, तो क्या 0.9 मेरा आंसर दे रहा है, तो देखो 0.077 होगा, ठीक है। 0.077 इंटू 9, 9 7 63, 36, 9 7 63, 69, और 0.693, तो 0.69 अगर आप करोगे ना तो आप 43 से ऊपर जा रहे हो, 43 से ऊपर जा रहे हो। तो 55.9 इसलिए आंसर नहीं होगा कि 43 से एक्सीड कर रहा है। अब आप 0.8 ले लो, तो 8 7 जा 56, तो ये 616 हो गया, तो 0.616 हो गया। तो इसमें आप 0.61 कर दो इसको, तो ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 42.96 हो गया। तो ये 43 के करीब जा रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 55.8। अब देखो इस सवाल में क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सबसे पहले कह रहा है कि क्या सॉलिड्स जो हैं ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, तो इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो सही बात है यार, सॉलिड्स को आप कहाँ कंप्रेस कर सकते हो, नहीं कर सकते। देन सॉलिड्स आर रिजिड, हाँ यार सॉलिड रिजिड भी होते हैं। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, हाँ। सब सॉलिड्स की जो है वॉल्यूम उसको हम डिफाइन करते हैं भाई, सिलेंडर की वॉल्यूम हो गया, कोनिकल शेप की वॉल्यूम हो गया, या फिर क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, ठीक है। इनकी वॉल्यूम भी होती है। क्या सॉलिड्स की इनडेफिनेट शेप होती है? नहीं। देखो सॉलिड्स की एक डेफिनेट शेप होती है, एक प्री डिफाइंड शेप होती है, और वही चलती है, ठीक है। इन लिक्विड्स का क्या रहता है कि लिक्विड्स जो होता है, जिस टाइप का कंटेनर होता है जिसमें वो रहते हैं, वो शेप एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। और गैसेस की कोई शेप नहीं होती, गैस की देयर इज नो शेप, ठीक है। तो अगर ये कह रहा है कि सॉलिड्स हैव इंडेफिनिट शेप, तो ये बात गलत है। अब देखिए इस सवाल में वो बोल रहा है कि हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ इंडियाज़ हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बाहुबली। तो एस एस राजमौली रहे हैं, एस एस राजमौली। नाउ टॉकिंग अबाउट द अवार्ड्स इन मूवीज़। देखिए मूवीज़ के अवार्ड्स जो हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सवाल आ जाते हैं। तो एक तो देखो आप इंटरनेशनल लेवल पर जो है सबसे ज़्यादा बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो उसको हम लोग जानते हैं कि ऑस्कर्स बोलते हैं। ना ऑस्कर्स को और क्या बोलते हैं, ऑस्कर्स को बोलते हैं अकेडमी अवार्ड्स ऑफ मेरिट, ठीक है। और कौन देता है ऑस्कर्स को, भाई ऑस्कर अवार्ड जो है कहाँ पर दिए जाते हैं, सबसे पहले तो ये दिए जाते हैं अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका। और कौन देता है, अम्पास। नाउ व्हाट इज अम्पास, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, ठीक है, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। तो 1929 में ये पहली बार दिए गए थे, और इस समय जो इनका वेन्यू है वो है डॉल्बी थिएटर, डॉल्बी थिएटर, तो यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर दिए जाते हैं। और अभी
जो ऑस्कर हुए थे तो इनमें जो है बेस्ट मूवी कौन सी थी, ओपनहाइमर। ओपनहाइमर। तो अब इंडिया इन ऑस्कर की अगर बात करें तो इंडिया ने ऑस्कर कब कब जीता, तो पहला बार ऑस्कर जो जीता था वो 1983 में इन्होंने जीता था, भानु अथैया ने, भानु अथैया। और उसके बाद जो था 1992 में मिला था, किन को मिला था, सत्यजीत रे को, सत्यजीत रे को। इन्हें कौन सा मिला था, ये ऑनररी एकेडमी अवार्ड, ऑनररी एकेडमी अवार्ड। ओके। देन उसके बाद मिला 2008 में किन को, ए आर रहमान को। ए आर रहमान प्लस रसुल पुकुटी, इन दोनों को साउंड मिक्सिंग के लिए मिला था सर, साउंड मिक्सिंग के लिए। ठीक है, स्लम डॉग मिलेनियर की, तो 2008 में मिला था। और 2008 में एक और मिला था रहमान और गुलजार साहब को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, रहमान और गुलजार साहब को मिला था ऑस्कर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। ओके, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। नाउ जिस तरह से ऑस्कर्स जो है वो मूवी के लिए होता है, उसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर एक टीवी के लिए होते हैं, टेलीविज़न सीरीज़ के लिए। वो कौन से अवार्ड होते हैं, वो होते हैं एमी अवार्ड। देन एक होते हैं म्यूज़िक के लिए, उनको क्या हम बोलते हैं, ग्रैमी अवार्ड। और एक होते हैं थिएटर के लिए, उनको क्या हम बोलते हैं, टोनी अवार्ड्स। ओके, तो इन ये बात भी ध्यान रखना, ये पूछी जा सकती है एज वन वर्ड। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट, एक और फेस्टिवल होता है जो कि बहुत फेमस होता है इंटरनेशनल लेवल पर, वो होता है कांस फिल्म फेस्टिवल। कांस फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, ये भी हर साल मनाया जाता है। और ये कहाँ पर होता है, फ्रांस में। कांस जो है एक जगह का नाम है, तो ये फ्रांस में एक जगह है। और अभी रिसेंटली एक कांस फिल्म फेस्टिवल आने वाला है 2024 का, और मई में। ओके, नाउ दिस वाज अबाउट इंटरनेशनल लेवल। अब देखो नेशनल लेवल पर अवार्ड्स कौन से होते हैं, तो नेशनल लेवल पर अवार्ड्स होते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स, नेशनल फिल्म अवार्ड्स। और ये कब इंस्टीट्यूट करे गए थे, 1954 में इनको इंस्टीट्यूट करा गया था। और देखो दादा साहेब फाल्के अवार्ड होता है एक, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो होता है ये हाईएस्ट अवार्ड होता है, ठीक है, फिल्म सिनेमा की कैटेगरी में इंडिया में। और इस बार जो थे 70th बाबा साहेब फाल्के अवार्ड दिए गए थे, और ये भी नेशनल फिल्म अवार्ड्स में ही दिए जाते हैं। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म, बेस्ट मूवी किसके लिए, किसको मिला था, जवान को। और क्रिटिक्स में मिला था किनको, 12th फेल को। ओके, एंड बेस्ट एक्टर वाज शाहरुख खान फॉर द मूवी जवान। एंड बेस्ट डायरेक्टर was again Italy again for the movie Jawan. Okay, देखो इस सवाल में बोल रहा है द वर्क डन इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज इक्वल टू, तो ये ज़ीरो तो होता है, बट ये ज़ीरो होता कैसे है। देखो वी ऑल नो कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो ये अर्थ है और ये मून है, और ये इसके चारों तरफ जो है घूम रहा है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर आ गया, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता खाली, ये होता है फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका कॉस होता है। तो F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ये होता है, ठीक है। तो मतलब फोर्स जिस दिशा में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट जिस दिशा में हो रहा है, और तो उनके बीच का जो एंगल है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है ये। अब जो भी बॉडी हमारी सर्कुलर पाथ में घूमती है, हमको पता है उस पर एक फोर्स लगती है, वो लगती है सेंट्रिपेटल फोर्स, ठीक है। तो इसी तरह से जब मून जो है वो रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, तो उस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगी, उसके रेडियस की तरफ लगेगी, ये रेडियस है
तो रेडियस की तरफ, अर्थ के रेडियस की तरफ फोर्स लगेगी, दैट विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा, उसका जो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट इसमें हम लोग काउंट करते हैं, तो टेंजेंट जो है वो ऐसे बनाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा सर्कुलर पाथ है तो टेंजेंट ऐसे ही बनेगी, ठीक है। तो टेंजेंट ये बन रही है, तो टेंजेंट हमको पता है कि ये अगर टेंजेंट है और ये रेडियस है, आपस में ये दोनों क्या एंगल बनाते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का। तो इसी तरह से यहाँ पर जो एंगल इनके बीच बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, अब लगा लो, तुम कॉस जीरो लिखो, कॉस 90 लिखोगे तो कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो इसीलिए वर्क डन जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। इसी तरह से अगर सवाल आ जाता है कि वर्क डन बाय कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ मूविंग राउंड द सन, तो वो भी ज़ीरो ही होगा और सेम लॉजिक लगेगा, ओके। अब देखो इस सवाल में वो पूछ रहा है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन। तो देखो हमारी जो होती हैं तीन इक्वेशंस होती हैं मोशन की, ठीक है। पहली इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये क्या बताती है, ये रिलेशन बताती है बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या बताती है, ये बताती है रिलेशन बिटवीन पोजीशन, ये पोजीशन है, और ये टाइम, पोजीशन एंड टाइम, ठीक है। और थर्ड वाली जो है वो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये किसके बारे में रिलेशन बता रही है, पोजीशन के बारे में और वेलोसिटी के बारे में, बिटवीन पोजीशन एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो ये सेकंड बोल रहा है, तो सेकंड वाली ये वाली हमारी, तो ये पोजीशन और टाइम के बीच का रिलेशन बता रही है। पोजीशन और वेलोसिटी अगर बोलता तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वेलोसिटी और टाइम बोलता तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो कोई इक्वेशन ऑफ मोशन होती ही नहीं, ठीक है। अब इसके बारे में ज़रा और डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं, बिकॉज इस पर आगे और भी सारे सवाल बन सकते हैं। अब देखो जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर आते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशनशिप बताती है, और इक्वेशन लिखी कैसे जाती है, वो लिखी जाती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नाउ इसमें ग्राफिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें आप ये देखो कि उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी थी बाद में भी वही वेलोसिटी रही, मतलब इनिशियली मैं मान रहा हूँ उसकी वेलोसिटी अगर 20 थी, देन 10 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड अगेन रही, फिर अगेन 10 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी 20 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरा, ज़ीरो। देखो कैसे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, आपका u जो है वो भी वही है, v जो है वो भी वही है, ठीक है। तो इसमें ये अगर आप u रखोगे, u इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यार ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया। नाउ ग्राफिकली हम कैसे बताएंगे, देखो ग्राफिकली ये ऐसे होता है कि जो वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप होता है, स्लोप वो तुम्हारा एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। ये डायरेक्टली सवाल ही पूछा जा सकता है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, गिव्स एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो ये होता है, तो इसका यहाँ पर स्लोप क्या है, ज़ीरो। भाई यहाँ पर स्लोप, स्लोप अब तुम्हें पता ही है कैसे होता है भाई, कोई भी ग्राफ में स्लोप कैसे निकालते हैं भाई, उसके वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और उसके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो यहाँ तो डिफरेंस कुछ है ही नहीं, तो इसलिए मेरा स्लोप ज़ीरो हो गया, इसलिए मेरा एक्सेलरेशन ज़ीरो है। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो एरिया अंडर वी टी ग्राफ, ठीक है, ये क्या देता है, ये डिस्प्लेसमेंट दे देता है, ठीक है। मुझे जैसे पता करना है कि भाई 10 से 20 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस गाड़ी का, तो डिस्प्लेसमेंट ये निकलता है ग्राफिकली। तो यहाँ पर तुम इसकी पोजीशन ये देखो वेलोसिटी कितनी थी, और यहाँ पर तुम देखो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो दोनों जगह क्या थी, 20 थी। तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया जो होता है वो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ठीक है, वो क्या देगा, वो डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ठीक है। अब इसी तरह दूसरी कंडीशन इसकी देखो, दूसरी कंडीशन में ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी ज़ीरो थी, लेकिन 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकंड हो गई। फिर अगले 10 सेकंड बाद मतलब 20वें सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर प्रति सेकंड हो गई, 30 में 30 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो गाड़ी की वेलोसिटी है, ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है, बट इंक्रीज कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन मेरा यूनिफॉर्म है इसमें। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लोग निकालेंगे आपकी जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा। ठीक है। अब इस केस में एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म है। ठीक है। तो इस केस में अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो अगेन मैं एरिया कैलकुलेट, मेरे को मान लो ये निकालना है कि भैया बता दे कि 20 सेकेंड तक वो कितना चली, तो मैं इसका एरिया निकाल लूँगा, इस एरिया को, तो वो मेरा बता देगा कि भाई वो कितना चली। ठीक है। और अगर मुझे एक्सेलरेशन पता करना होगा तो मैं ऐसे बता दूंगा कि v माइनस यू में इसके ये मेरा स्लोप हो जाएगा, स्लोप ये कि v माइनस यू अपॉन टी, तो ये मेरा स्लोप हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा केस मेरा आता है कि जब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बढ़ रही है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। तो नॉन यूनिफॉर्म से मतलब 10 पे इसकी स्पीड मान लो थी 2 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन 20 पे आते आते कहाँ पहुँच गया भाई, 9 मीटर प्रति सेकंड पे। और 30 पे आते आते तो ये पहुँच गया भाई 25 मीटर प्रति सेकंड पे। तो नॉन यूनिफॉर्मली मतलब बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा इसका। और इसकी अगर मुझे पता करनी हुई एक्सेलरेशन तो अगेन मैं स्लोप देख लूँगा। स्लोप कैसे दिखेगा, ये होगा स्लोप मेरा, ये। ठीक है, ये स्लोप होगा, और स्लोप होगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। उससे हम लोग स्लोप निकाल लेंगे और उससे हम लोग इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। तो मेन बात ये याद रखनी है कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है, ये क्या देता है, एक्सेलरेशन। एंड एरिया ऑफ वीटी ग्राफ ये क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, कि कितना चला। प्लीज़ रिमेंबर दिस। अब देखो इस सवाल में पूछ रहा है हु इज़ द डेप्यूटी सीएम ऑफ बिहार एज ऑफ फरवरी 2018। तो डेप्यूटी सीएम एट दैट टाइम वाज सुशील कुमार मोदी। और अब कौन है डेप्यूटी सीएम, तो अब हैं सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी। और कौन है, विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार सिन्हा। नाउ टॉकिंग अबाउट बिहार, बिहार के सीएम कौन है, नीतीश कुमार। और गवर्नर कौन है, हु इज़ द गवर्नर, आर आर्लेकर। ठीक है। नाउ विच पार्टी नीतीश कुमार बिलोंग्स टू, तो नीतीश कुमार की पार्टी का नाम है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। और ये पार्टी बनी कब थी, सन 2003 में, आफ्टर स्प्लिटिंग फ्रॉम जनता दल। और इस पार्टी के फाउंडर कौन थे, तो पार्टी के फाउंडर थे, एक तो खुद नीतीश यादव थे, सॉरी नीतीश कुमार थे, और दूसरे थे शरद यादव, शरद यादव। ठीक है। तो इन्होंने ये पार्टी बनाई थी। तो ये पार्टी कहाँ कहाँ एक्टिव है, तो एक तो खुद बिहार में है, एक मणिपुर में है, ठीक है, और एक है अरुणाचल में, अरुणाचल। नाउ टॉकिंग मोर अबाउट बिहार, बिहार में एक इम्पॉर्टेंट जो है स्टेडियम है, ठीक है, स्टेडियम है। उस स्टेडियम का नाम क्या है, मोइन उल हक स्टेडियम, मोइन उल हक स्टेडियम। कहाँ पर है ये, पटना में। देन बिहार में बहुत से इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल मनाए जाते हैं, दैट इज़ एक तो है छठ पूजा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य देवता की पूजा होती है इसमें, सूर्य देवता की। देन एक है पितृपक्ष मेला। तो पितृपक्ष मेला ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है गया में, गया बहुत फेमस है। देन एक मनाया जाता है राजगीर महोत्सव, राजगीर महोत्सव, राजगीर जो थी वो पुरानी कैपिटल थी मगध की, विच इज़ टुडे जो है मगध जो है बिहार वाला एरिया है। और
बिहार के बारे में और अगर देखें तो बिहार का एक राष्ट्रीय पशु है, स्टेट एनिमल, तो बिहार का स्टेट एनिमल है गौर। गौर, और ये गौर एक और स्टेट का है, गोवा का। गोवा का स्टेट बर्ड कौन सी है? हाउस स्पैरो। हाउस स्पैरो। और ट्री कौन सा है स्टेट ट्री? तो पीपल का पेड़ भाई, पीपल का पेड़ है। और यही पीपल का पेड़ हरियाणा का भी है, ये बात ध्यान रखना। और किस स्टेट का है? तो हरियाणा का भी है। और फ्लावर कौन सा है इनका? स्टेट फ्लावर, दैट इज द मैरीगोल्ड। और फ्रूट है इनका मैंगो, जो कि गुजरात का भी है, ठीक है, जो कि गुजरात का भी है। नाउ ये सब करने के बाद बिहार की एक और बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, उनका नाम है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव। तो इनकी पार्टी का नाम क्या है? इनकी पार्टी का नाम है आरजेडी। आरजेडी। और ये पार्टी कब बनी थी? 1997 में। तो प्लीज़ रिमेंबर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। अब देखो क्या कह रहा है कि सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 साल 9 महीने एट द रेट ऑफ 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम बिकेम 732 एट द एंड ऑफ पीरियड। तो व्हाट वाज द सम दैट वाज इनिशियली इन्वेस्टेड? तो ये 732 क्या डिनोट कर रहा है? ये कर रहा है अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 + RT/100 इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो ये अमाउंट क्या होता है? ये होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये वो कह रहा है अमाउंट जो आया ये मेरा 732 आया। प्रिंसिपल मेरे को निकालना है, रेट मेरे को दे रखा है 8, टाइम मेरे को दे रखा है 2, 9/12, 3 4 0 11/4 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो 732 क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल इंटू 1 + 22, है ना, 1 + RT/100। तो ये कितना हो जाएगा? 732 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 61/50। और ये कितने टाइम जाएगा? 1 × 61 2 जा, है ना। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 12 5 60 600। तो 600 मेरा क्या आ गया आंसर। अब देखो बोल रहा है कि व्हाट डज कूलम्ब लॉ स्टेट्स। देखो कूलम्ब लॉ पहली बात बताता क्या है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है, तो उनके बीच की जो फोर्स है, ठीक है, ये Q1 है, ये Q2 है, और इनके बीच की दूरी जो है वो R है। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगी उस फोर्स को बताता है कि वो कितनी लगेगी। तो ये बताता है कि उसकी उनके बीच की जो फोर्स है दो चार्ज पार्टिकल के, उनके बीच की फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनके चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के, ठीक है। तो यही होता है। तो F इज इक्वल टू, यहाँ तुम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दो K, Q1 × Q2/R²। तो ये दर्शाता है तुम्हारा कूलम्ब लॉ। तो अब देखो पहला ऑप्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ 2 चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। यस, तो यही तो दर्शाता है, यही तो दर्शाता है। इनवर्सली इनके नहीं होता तो ये गलत हो गया। इनवर्सली नॉट क्वांटिटी ऑफ टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। अब इसमें कह रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ टू चार्जेस टू द स्क्वायर ऑफ बिटवीन, मतलब डिस्टेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं। यही बात सही है, तो वही आंसर हो। अब देखो जो मैंने पहले ग्राफ समझाए थे ये उसी से रिलेटेड सवाल है। तो इसमें वीटी ग्राफ दिया हुआ है, वीटी ग्राफ। तो मैंने बताया था वीटी ग्राफ के बारे में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड होता है। और इसकी मैंने कंडीशन भी बताई थी कि अगर कोई वीटी ग्राफ है तो उसका तुम्हें स्लोप अगर निकालते हो तो वो तुम्हें क्या दे देता है? एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगर उसका तुम एरिया निकालते हो तो वो क्या तुम्हें दे देता है? डिस्प्लेसमेंट। मैंने ये बताया था, ठीक है। तो अब वो हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेलोसिटी इन द वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कि उसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन क्या है? ज़ीरो है। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है? ये ग्राफ है ऐसा। तो ये आंसर हो जाएगा। मतलब उसकी यार देखो यहाँ पर भी वही है ना, वेलोसिटी यहाँ पर भी वही है, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो मोशन यूनिफॉर्म है। इसको नहीं कहेंगे, ये जो है इसमें जो है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म इन दिस। और इसमें क्या है? इसमें एक्सेलरेशन है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, इसमें बता नहीं सकते।
तो इसमें जब भी तुम एक्सेलरेशन निकाल रहे हो यहाँ इस तरह से स्लोप खींचोगे, ठीक है, और ये इस तरह से निकाल लोगे, तो ये तुम्हारा स्लोप हो जाएगा। स्लोप होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, उससे निकलता है, ठीक है। और अगर वीटी ग्राफ की जगह मेरा ग्राफ हुआ पोजीशन टाइम का, ठीक है, तो उसका जो स्लोप होता है, उसका जो स्लोप होता है वो क्या डिटरमाइन करता है, वेलोसिटी। ये भी ध्यान रखना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए कह रहा है सवाल को हल करो। तो इसमें जो है सबसे पहले अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, तो 16 माइनस 8 मेरा 8 दे देगा। तो 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 4। 4 डिवाइड बाई 3, ठीक है, तो 5 इंटू 4/3 आ गया। 60 डिवाइड बाई 5 इंटू 4/3, और यहाँ आ गया 38 माइनस। तो 38 माइनस क्या आ जाएगा, 60, है ना, डिवाइड बाई 5, 12 इंटू 4/3, 3 4 सा 12, 4 4 सा क्या आ जाएगा, 16। तो 16 घटाओगे क्या आ जाएगा, 22। तो 22 मेरा क्या आ गया, उत्तर। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो यार देखो सिंपल ही है, यही बिलोंग नहीं कर रहा। और क्यों नहीं कर रहा, देखो सब में हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन है, लेकिन इसी में क्या है, स्लैंटिंग लाइन है। तो स्लैंटिंग लाइन की वजह से ही एफएजेड लाइन है इस तरह से, इस वजह से ये नहीं है। ठीक है, तो ए आंसर। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायड रिप्रेजेंट्स डॉबर्नियर ट्रायड। तो डॉबर्नियर ने क्या कहा था कि अगर एलिमेंट्स को हम लोग इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं, ठीक है, तो उसने 3 ट्रायड बनाए थे। उसमें उसने कहा था कि बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो एवरेज होगा, विल बी द एवरेज ऑफ इट्स एडजेसेंट एलिमेंट्स एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम है, ठीक है, तो ये 7 है, ये 39 है, ठीक है, तो ये इसका वो क्या आया था, 23। और आप वैसे करके देख लो तो ये 46 आएगा, 46 का हाफ क्या आ जाएगा, 23। तो एवरेज वही बैठ रहा है। और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, तो इस तरह के डॉबर्नियर ने क्या करा था, 3 ट्रायड्स आइडेंटिफाई करे थे। नाउ व्हाट आर दोस 3 ट्रायड्स। देखो पहला तो है लिथियम सोडियम पोटेशियम, दूसरा है कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम, और तीसरा है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो आपको ये तीनों याद रखें, एटलीस्ट नेम्स तो याद रखो, नेम्स तो याद होने चाहिए कि लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम एंड क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो यहाँ पे लिथियम सोडियम पोटेशियम है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस सवाल में वो बोल रहा है कि कंप्यूटर गेम में कुछ तो बिल्डर हैं, कुछ डिस्ट्रॉयर हैं, और कुल मिला के 20 हैं, और कुछ जो हैं वो तो वॉल बना रहे हैं महल की, और कुछ जो है उसे ख़त्म कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ईच ऑफ द बिल्डर्स कैन बिल्ड द वॉल अलोन इन 15 घंटे। तो मुझे यही चाहिए था, मान लो ये 15 घंटे में तो बिल्ड कर रहे हैं, और डिस्ट्रॉय कितने में कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं 10 घंटे में। ठीक है, तो मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया 30, तो इसकी एफिशिएंसी होगी 2 घंटे। ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, -3, क्योंकि ये डिमोलिश कर रहा है इसलिए माइनस लेंगे। ठीक है, तो इफ़ ऑल 20 बिल्डर एंड डिस्ट्रॉयर आर मेड एक्टिव एंड देयर इज़ नो वॉल एंड वॉल गेट्स बिल्ड इन 3 घंटे। अब देखो वो एक ये जो है एफिशिएंसी 1 घंटे की दर्शा रहा है, तो जब 1 घंटे की दर्शा रहा है तो 3 घंटे में कितनी हो जाएगी, ये कह रहा है ना कि 3 घंटे में वॉल बनी। तो 3 घंटे में इसने कितना काम किया, जितने भी लोग थे उन्होंने कितना काम किया होगा, 6 यूनिट काम किया। और जो गिराने वाले थे उन्होंने कितना करा होगा भाई, 3 3 जा 9 यूनिट काम करा। लेकिन कितने थे वो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है पूरा काम जो था वो 30 था। तो 6 काम हुआ, और कितने लोग थे, मान लो x लोग थे जो बिल्ड करने वाले, तो उन्होंने इतना काम किया। अब डिस्ट्रॉय करने वाले कितने थे, तो 20 माइनस एक्स रहे होंगे, क्योंकि टोटल तो 20 थे। अब बिल्ड करने वाले अगर x हैं तो डिस्ट्रॉय करने वाले 20 माइनस एक्स। और और काम कितना था भाई, 9 हमने निकाला ही था। तो ये माइनस इसीलिए लग रहा है, इस ये वाला माइनस। ठीक है,
अब इन दोनों का सम कितना आ रहा है, टोटल वर्क ले लो 30। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो भाई, 6x प्लस 9x कितना हो जाएगा 15x, और ये क्या हो जाएगा भाई -180, और वो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 180 प्लस 30 210। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14। इसका मतलब 14 लोग कौन थे, बिल्डर थे। तो अगर 14 बिल्डर थे और टोटल 20 थे तो डिस्ट्रॉयर कितने थे, हमें डिस्ट्रॉयर नहीं करना, तो 6 डिस्ट्रॉयर थे, तो आंसर आ गया 6। देखो इसमें वो बोल रहा है कि काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो 6 ट्राइंगल्स तो यार ये हो गए छोटे वाले, 1 2 3 4 5 6 में साफ साफ दिख रहा है 6 ट्राइंगल तो ये हो गए, ठीक है। और एक ये वाला हो गया ए ओ ई और सी ओ ई और बी ओ सी, 3 ट्राइंगल ये हो गए। और कौन से हो गए, एक ट्राइंगल ये हो गया सी एफ ई, ठीक है, और ई बी सी, ठीक है, और ए बी ई और ए एफ सी। तो 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, 4 ये हो गए। नाउ और कौन कौन से, एक हो गया ए डी ई और एक हो गया ए डी सी, 2 ये हो गए, और एक हो गया बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा ए सी ई। तो अब काउंट कर लो कितने हो गए, 6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 16 ट्राइंगल्स हो गए, ठीक है। तो आंसर आ गया कितना 16। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपने जो कंसेप्ट सीखे हैं या जो नॉलेज गेन करी है उसे आप आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में अप्लाई करेंगे और एक नहीं दो नहीं बल्कि मल्टीपल जॉब्स में सिलेक्शन लेना सुनिश्चित करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब परीक्षा IQ, and also you can follow Pariksha IQ on Instagram and Telegram for further updates. Thank you all.